हेलो बच्चों। आज हम बड़े भाई साहब के तीसरा भाग पढ़ेंगे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ, भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। लेखक बता रहे थे कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की। बड़े भाई साहब हमेशा किताबें सामने रखकर पढ़ाई करते थे, मगर वे फिर से फेल हो गए। मैं पास हो गया, मैं दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, खूब परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द छाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे बोर्ड से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। भाई साहब बहुत मेहनत किए थे, एक एक शब्द कई बार छाट गए और 10 बजे रात तक पढ़ाई किए थे और सुबह 4 बजे उठकर और 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले पढ़ते ही रहे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया, रिजल्ट आए तो वह रो पड़े, भाई साहब रो पड़े और मैं भी रोने लगा उसके साथ साथ। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। लेखक पास हो गया और प्रथम आया, खुशी मनाने के लिए भी नहीं, खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। लेखक सोच रहे थे अगर मैं भी फेल हो गया तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। विधि की बात कौन टाल सकते। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय, छोटे बच्चों के मन में कभी कभी ऐसी भावनाएं आती है ना। लेखक के मन में भी एक कुटिल भावना आई कि कहीं भाई साहब और एक बार फेल हो गए तो एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर यह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। ऐसा सोचना नहीं, ऐसा हमें कभी भी हम नहीं सोच सकते, बड़े भाई साहब है ना। ऐसा सोचकर लेखक बलपूर्वक ये विचार अपने दिल से निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। बड़े भाई साहब मेरे तो शत्रु नहीं है, मेरे हित के लिए ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों की असर है। मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। भाई साहब मुझे बार बार डांटते थे, इसलिए मुझे मैं दनादन पास हो जा रहा हूँ और अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब का बहुत कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। सोचने लगे थे कि वो बार बार फेल हो जा रहे थे ना, डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता और भी बढ़ी, आजादी बड़ी, लेखक की आजादी और भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। लेखक समझ रहा था कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ने या ना पढ़ने पर भी पास हो जाऊंगा और प्रथम आ जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी बंद हो गया, पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया लेखक। मुझे कनकव्य उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकव्य उड़ाना, पतंग उड़ाने का शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकव्य उड़ाता था। फिर भी मैं इतना होने पर भी मैं भाई साहब को बहुत आदर सत्कार से देख रहा था और उसकी नजर बचाकर, उनकी नजर बचाकर कनकव्य उड़ाता था। मांजा देना, खन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। सब ये सारे काम भाई साहब के नजर चुराकर गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। मैं भाई साहब को ये संदेश, लेखक कह रहे थे कि भाई साहब को ये संदेह ना करने देना चाहता था। उनका सम्मान मैं नहीं करता था, मेरी नजरों में वो कम हो गया, ऐसा अनुमान भी ना होने देता था, संदेह भी ना होने देता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकव्वा लूटने बेतहाशा दौड़ा रहा था। कनकव्वे लूटने के लिए दौड़ा रहा था मैं।
आंखें आसमान की ओर थी और मन आकाशगामी पद की ओर, जो मंदगति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इधर कंपैरिजन करते हुए कवि लेखक कह रहे थे कि पतंग के बारे में वो इस प्रकार दिख रहा था कि पतन की ओर चला आ रहा था। कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने नीचे आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। सेना झुंड, बालकों की झुंड इधर उनको पकड़ने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। गाँव में हम देखते थे झुंडों को, किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी और दौड़कर एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे जाते थे। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटार कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां हैं। उधर पूरा मैदान प्रदेश है, समतल प्रदेश, ना मोटार कारें हैं। सब सारे बच्चे उधर दौड़ के उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। सहसा बाई साहब से मेरे मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उस समय ही बाई साहब आ रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ देले के कनकवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पैसे से आने वाले पैसे, एक आने से आने वाले कनकवे को उड़ाने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? उन बाजार के बच्चों के साथ तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं थी कि अब नीची जमात में नहीं हो, नीची कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो। जमात का मतलब कक्षा, और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। भाई साहब कह रहे थे कि अब तुम छोटे क्लास में नहीं हो, बड़े क्लास में आ गए हो, तुम तो एक पोजीशन का ख्याल भी रखना चाहिए, स्टेटस का ख्याल भी रखना चाहिए। एक जमाना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। उस जमाने में तहसीलदार जैसे पोस्ट होते थे ना, 8वीं कक्षा पास होने के बाद वे तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे की डिप्टी मजिस्ट्रेट सुपरडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। 8वीं कक्षा तो कोई आसानी बात नहीं। 8वीं कक्षा के पास होने के बाद कई लोग मजिस्ट्रेट हो गए, सुपरडेंट हो गए, और 8वीं जमात वाले हमारे लीडर है, ज्यादा अधिकतर लोग लीडर है और एडिटर्स भी है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते, उनके यहाँ काम करते थे। और तुम उस 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो, इन बच्चों के साथ कनकव्वे उड़ा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है, तुम्हारी अक्ली पर मुझे दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, तुम तो होशियार हो, इसमें शक नहीं, लेकिन जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज का एक दर्जा नीचे हूँ, अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है, तुम मन में समझते होगे मैं भाई साहब से एक ही कक्षा नीचे हूँ। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज मेरी जमात में आ जाओ, परीक्षकों का यही हाल है। निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर ही भगवान भी ना तोड़ सकते। ये अंतर, तुमसे मैं 5 साल बड़ा हूँ, तुम मेरे कक्षा में समकक्षा हो जाओ, आगे भी चले जाओ, मैं बड़ा हूँ, तुमसे बड़ा हूँ। हक तुम पर हक है मुझे, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे एमए, डी फिल, डी लिट क्यों ना हो जाओ, बड़े पढ़ाई आगे चलने पर भी तुम मेरे मुझसे बराबरी नहीं कर सकते। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। समझ, हमारी समझ किससे आती है? किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया को देखने से, अनुभव से आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, दादा भी शायद 5वीं छठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा के को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। हम जो कुछ पढ़े, बड़े बड़े विद्वान हो सके, मगर अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का हक हमेशा रहेगा उनको। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है, रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए,
और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, उनको ज्यादा पढ़ाई नहीं किए होंगे, अमेरिका के राज व्यवस्था के बारे में नहीं जानते, 8वें हेनरी के बारे में कितने ब्याह किए हुए नहीं जानते, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। अनुभवी ज्ञान ज्यादा जरूरी है, अनुभव से उन्हें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुई वो हमसे और तुमसे ज्यादा है उनको। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं, कभी कभी हम बीमार पड़ जाते तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते, हाथ पांव फूल जाना बहुत घबराना, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ फूल जाते हो, तुम बहुत घबराते हो, दादा को तार देने के सिवा तुम्हारे पास कुछ ना सूझेगा, तुमको कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार नहीं देते। इसके पहले तो टेलीग्राम, तार का मतलब टेलीग्राम होते थे, उस समय ये फोन ये मीडिया कुछ भी नहीं है ना, इसलिए वे तार भेजते थे, अगर कोई अचानक खबर भेजना है तो तार भेजते थे। अगर दादा को तार भेजने के सिवा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो वे क्या करेंगे, तार ना देते, ना घबराते, ना बदहवास हो, पहले खुद मरीज पहचान कर इलाज करेंगे, क्या है रोग क्या है ये समझकर इलाज फर्स्ट एड करेंगे, उसमें सफल ना पाए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमार तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। बीमारी के बारे में छोड़ दो, ये महीने के खर्च के बारे में हमें पता नहीं, जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। दादाजी जो रुपये बेचते हैं हम 20-22 तक की खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, पैसे नहीं होते हैं ना, नाश्ता बंद हो जाता, धोबी और नाई को, नाई से पैसे देना है तो उससे मुंह चुराने लगते, छिप कर रहते, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हो उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। हम जो पैसे इधर खर्च कर रहे हैं उससे आधे पैसे से वे अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया, कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। उस समय कितने आदमी थे, दादाजी के समय 9 आदमी घर में रहते थे। अपने हेडमास्टर की क्यों देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमए थे। 1000 रुपये पाते, उनका इनकम वेतन 1000 रुपये, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, बूढ़ी माँ, हेडमास्टर की बूढ़ी माँ घर का इंतजाम करती है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, पहले तो हेडमास्टर साहब ही देख लिए करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, ऐसा ना होकर वो उसकी माँ, उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया तब से लक्ष्मी आने लगी। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो, तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो गए हो, ये ख्याल छोड़ दो, मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता, थप्पड़ दिखाकर उससे बड़े भाई साहब लेखक से कह देता, थप्पड़ भी मारूंगा, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है, विष जैसा लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, सिर झुकाकर मौन से रह गया। लेखक, आज सचमुच लघुता का अनुभव हुआ, भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता भाई साहब, ऐसा कहा। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और आपको उसके कहने का अधिकार मुझ पर है, ऐसा लेखक अपने भाई साहब से कह दिया। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, मुझे भी कनकवे उड़ाने का शौक है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, मगर मैं बेराह पर चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता है, कर्तव्य भी मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकव्वा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। उसी वक्त एक कनकव्वा नीचे गुजरा और लड़कों का गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े।
मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। आखिर बड़े भाई साहब मुझे भी जी ललचाता है कनकव्वे उड़ाने का, ऐसा कहकर उस डोर, भाई साहब लंबे है ना, उस कनकव्वे पकड़कर डोर पकड़ लिया और हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे उसके पीछे दौड़ रहा था। इस प्रकार बड़े भाई साहब हर वक्त अपने छोटे भाई लेखक के बारे में सोचते थे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से पढ़ लो और इसके क्वेश्चन आंसर्स और मुहावरे शब्द भी अच्छी तरह से पढ़ लो। नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।